हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में बीएनएस के डेफिनेशन क्लोज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें अपन बीएनएस की जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको विथ केस लो अपन एक एक करके डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन क्लोज है बीएनएस के अंदर, वो डेफिनेशन क्लोज दे रखा है सेक्शन 2 के अंदर। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि बीएनएसएस की जो डेफिनेशन क्लोज मैंने बताई थी, तो उसमें भी मैंने बताया था कि डेफिनेशन क्लोज अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो उस एक्ट का लगभग आप 50% एरिया कवर कर लेते हो। ठीक है, तो पहले जब आईपीसी हुआ करती थी तो उसमें डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 में नहीं होती थी, अलग अलग सेक्शन बना के और डेफिनेशन 52A तक डेफिनेशन दे रखी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लोज बना दिया और डेफिनेशन पूरी इसके अंदर लगभग 31 डेफिनेशन करीब, सॉरी 39 डेफिनेशन करीब दे रखी है इसने। ठीक है, तो डेफिनेशंस दे रखे, अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें पूरी जो अपन को दे रखी है वो 39 डेफिनेशंस दे रखी है। ठीक है, वर्ड एंड एक्सप्रेशन लास्ट है इसके अंदर। फर्स्ट डेफिनेशन है एक्ट की। ठीक है, तो एक्ट का मतलब क्या होता है? तो एक्ट का मतलब होता है एज वेल, एक्ट डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स और ए सिंगल एक्ट। ठीक है, एक्ट का मतलब है कि या तो एक काम किया, एक अपराध किया, या एक से ज़्यादा, मतलब सीरीज है, मतलब चोरी भी की, लूट भी की, डकैती भी की, इस तरीके से रेप वगैरह भी किया। तो इस तरीके से मतलब एक्ट के अंदर सीरीज ऑफ एक्ट भी सिंगल एक्ट की तरह काउंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है एक्ट, दूसरा है क्लोज टू, जिसके अंदर है एनिमल। एनिमल का मतलब होता है एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अलावा, ठीक है, जो कोई भी क्रिएचर होगा, लिविंग क्रिएचर, ठीक है, वो एनिमल कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन पहले भी थी, आईपीसी के अंदर भी थी, सेक्शन 33 एक्ट की थी, सेक्शन 47 जो थी वो एनिमल की थी। ठीक है, क्लोज 3 है चाइल्ड। चाइल्ड न्यू डेफिनेशन है और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत सारे जुडिशरी या लॉ के एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, और इजी भी है। एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, कोई भी पर्सन, इसमें मेल और फीमेल, बच्चा, सारा सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, बच्चा तो है ही, चाइल्ड की डेफिनेशन कह रहा है, तो मेल और फीमेल जो भी 18 वर्ष से नीचे का होगा वो इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, 4 है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब है, यहाँ पे काउंटरफीट का मतलब होता है कि a person is said to counterfeit who causes one thing to resembles another thing, intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will there be practiced। कहने का मतलब है काउंटरफीट होता है कूटकरण। ठीक है, कि ऐसा कुछ करना कि हूबहू ऐसी चीज बना दिया जाता है, और उसका पर्पस क्या होता है कि फॉर द पर्पस ऑफ डिसेप्शन। ठीक है, धोखाधड़ी करने के लिए, जानते हुए कि ये चीज़ नकली है या सही नहीं है, गलत है, लेकिन उसको हूबहू जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है, मतलब है वर्तमान में, वैसी बना दी जाती है धोखा देने के लिए आशय से, उसे काउंटरफिट कहा जाता है। ठीक है, ये सेक्शन 28 आईपीसी हुआ करता था पहले। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, क्या कहता है इसके अंदर? दो एक्सप्लेनेशन है। पहला कहता है इट इज़ नॉट असेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। ठीक है, कोई चीज़ अपने कूटकरण करी, ठीक है, तो एग्जैक्ट करना ज़रूरी नहीं है, 19-20 का फ़र्क है तो भी चल सकता है, वो काउंटरफीट की श्रेणी में ही, कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन टू, टू क्या कहता है? व्हेन ए पर्सन कोजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। ठीक है, जब कोई व्यक्ति एक थिंग को दूसरी थिंग के समान बनाने की कोशिश करता है, द रिजेंबलेंस इज सच दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयरबाय। ऐसा होना चाहिए कूटकरण कि उससे धोखा खा जाए। ठीक है, इट शैल बी प्रिज्यूम अंटिल द कंट्ररी इज प्रूव्ड, जब तक कि कुछ अन्यथा कुछ प्रूव नहीं होता है, ठीक है, साबित नहीं किया जाता है कि डेट अ पर्सन सपोजिंग दैट वन थिंग टू रिजेंबल द अनदर थिंग इंटेंटेड बाय मींस ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और न्यू इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन वुड बी देयर बी प्रैक्टिस। यही समझा जाएगा कि जब तक कि कुछ प्रूव नहीं किया जाता है, वो अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है, तो यही समझा जाएगा कि उसने धोखा देने के आशय से ही उसने काउंटरफिटिंग की है, कूटकरण किया है। ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग है काउंटरफिट,
हूबहू कोई दूसरी चीज़ का कुछ भी हूबहू नकल करना काउंटरफिटिंग कहलाती है, ठीक है। और उसका आश्चर्य मेनली क्या होता है, डिसेप्शन और जानते हुए, ठीक है, विथ इंटेंशन होता है, इंटेंशनली होता है, ठीक है। 5 है कोर्ट, ठीक है, ये भी न्यू है। न्यू वैसे मतलब थोड़ा कोर्ट ऑफ जस्टिस और उस टाइप से होता था, लेकिन यहाँ पर कोर्ट दे दिया आप, ठीक है। आईपीसी में कोर्ट ऑफ जस्टिस और इस टाइप से होता था। तो क्लोज 5 है कोर्ट। कोर्ट के अंदर है मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन, ठीक है। कोर्ट का मतलब होता है जिसके अंदर जज जुडिशली वर्क करने के लिए एम्पावर्ड होता है, उसको पावर दी जाती है, ठीक है, कि वो जुडिशली एक्ट कर सके, ठीक है, न्याय कर सके। और अ बॉडी ऑफ जजेस, जज भी अकेला जज भी हो सकता है और बॉडी ऑफ जजेस बहुत सारे जज भी हो सकते हैं, विच इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली एज अ बॉडी, ठीक है। तो जुडिशली एज अ बॉडी, जिनको मतलब एज अ बॉडी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वगैरह नाम सुना होगा, जिसमें मिनिमम 5 जजेस होते हैं और वो अपना डिसीजन देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक जजेस की बॉडी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस भी क्या कर लिया गया इसमें कोर्ट की श्रेणी में आता है, ठीक है, जिनको जुडिशली एक्ट करने के लिए परफॉर्म करने के लिए एम्पावर्ड किया गया है बाय द लॉ, ठीक है। व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशली, मतलब न्यायिक कार्य करते हुए जज अकेला या जजों का ग्रुप क्या कहलाएगा, कोर्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए, और कोर्ट जहाँ पर जो भी जुडिशियल ऑफिसर है वो अकेला या ग्रुप में अगर जुडिशली वर्क करता है तो वो कोर्ट कहलाता है, ठीक है। 6 है डेथ। डेथ पहले भी होती थी सेक्शन 46 के अंदर आईपीसी में, ये बीएनएस है। 6 क्लोज 6 कह रहा है मीन्स द डेथ ऑफ ह्यूमन बींग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपियर्स फ्रॉम द कॉन्टेस्ट, मतलब यहाँ पर डेथ किसकी मानी गई है, मनुष्य की मानी गई है, ह्यूमन बींग की मानी गई है, ठीक है। 7 है डिसऑनेस्टली, ठीक है, जो सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी होता था। डिसऑनेस्टली का मतलब है मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो रॉन्गफुल गेन हो किसी को, ठीक है, एक पर्सन को, और रॉन्गफुल लॉस हो अनदर पर्सन को। इसमें एक को इसमें साइमल्टेनियसली एक जने को रॉन्गफुल गेन होगा और एक जने को रॉन्गफुल लॉस होगा, ठीक है, उसे डिसऑनेस्टली कहा गया है, ठीक है। फिर है उसके बाद 8 है डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर फिगर्स और मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। कहने का मतलब है, डॉक्यूमेंट का मतलब है दस्तावेज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछी जाती है, ठीक है, एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है और मेंस के एग्जाम में भी पूछी जाती है, और इवन आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी मैटर एक्सप्रेस्ड किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है किसी भी लेटर पे फिगर्स और मार्क्स के थ्रू, ठीक है, ठीक है, और मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स और इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक, आजकल इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है तो इलेक्ट्रॉनिकली भी आपने किसी को मैसेज किया, ठीक है, कुछ भी सेंड किया वीडियो ऑडियो, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट के अंदर आएगा। डिजिटल रिकॉर्ड और इंटेंटेड टू बी यूज, उसका आशय क्या है कि इंटेंटेड या तो आशय है कि साक्ष्य के रूप में यूज़ करने का, और विच में भी यूज्ड और जिसको यूज़ किया जा सके एज ए एविडेंस, ठीक है, जिनका पर्पस क्या होता है कि एविडेंस के तौर पे यूज़ करने का, ठीक है, या यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट क्या कहता है, इट इज़ इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपन व्हाट सब्सटेंस द लेटर फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म्ड वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन अ कोर्ट और नॉट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि वो चाहे एविडेंस के रूप में कोर्ट में लिए जाएं या नहीं लिए जाएं, लेकिन कुछ भी जो लेटर फिगर्स और मार्क्स है, ठीक है, किसी सब्सटेंस पे लिखा गया है वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल, इसमें मोस्ट है, एग्जाम्पल से डायरेक्ट एमसीक्यू आते हैं। पहला है अ रिटन एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच में बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें आपने लिखी है वो क्या है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अ चेक अपने बैंकर इज चेक आपने रिटर्न किया वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। पावर ऑफ अटर्नी क्या है, डॉक्यूमेंट है। अ मैप और अ प्लान इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड है, ठीक है, जो मैप और प्लान अगर आप एज ए डॉक्यूमेंट यूज एज एविडेंस यूज करना चाहते हो वो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है।
राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इज ए डॉक्यूमेंट। कई बार यूज़र मैनुअल वगैरह आती है, उसमें डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन आती है, तो वो भी क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट कहलाती है। एग्जाम्पल है इसका, whatever is explanation 2, whatever is expressed by means of letter, figures or marks as explained by mercantile or other uses shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed। जो भी mercantile purpose से जो bill of exchange वगैरह पे भी जो लिखा जाता है या ठीक है एंडोर्समेंट किया जाता है, वो भी क्या है? डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आता है। whatever is expressed by letter, figures or marks explained by mercantile or other usage shall be deemed to be express such letter, figure, marks under this section। ठीक है, तो उसके बाद है इलस्ट्रेशन। इसका क्या कहता है? ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू हिज ऑर्डर। उसका नेम लिख दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, उसके पीछे एंडोर्समेंट करके प्रष्टांकन करके उस पर नाम लिख दिया। ठीक है, द मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट एज एक्सप्लेन्ड बाय मर्केंटाइल यूजेस। ठीक है, नॉर्मल व्यापारिक गतिविधियों में ये सब कुछ होना आम बात होती है। चेक के पीछे भी अपन प्रष्टांकन कर देते हैं, तो वही चीज़ कह रहा है, इज डेट द बिल इज टू बी पेड टू द होल्डर। इसका मतलब क्या होता है कि जिस होल्डर है, जो धारक है, उसको ही ये बिल का पेमेंट अदा किया जाए। ठीक है, यह भुगतान किया जाए। द एंडोर्समेंट इज ए डॉक्यूमेंट। एंडोर्समेंट भी क्या है? डॉक्यूमेंट है। जो उसने अपने बिल ऑफ एक्सचेंज अपने आप में तो डॉक्यूमेंट है ही, लेकिन उसके पीछे जो प्रष्टांकन किया है आपने, किसी का धारक का नाम लिखा है, तो वो भी क्या है? मतलब है एंडोर्समेंट है। ठीक है, वो सॉरी डॉक्यूमेंट है। एंड शैल बी कंस्ट्रक्टेड इन द सेम मैनर एज इफ द मैनर वर्ड्स पेबल टू द होल्डर। वो सेम ऐसा ही माना जाएगा कि जैसे अपन वो वर्ड लिख कर देते हैं, पे टू द होल्डर। ठीक है, इसका ही मतलब वो प्रष्टांकन निकालता है। और वर्ड्स टू डेट अफेक्ट हैड बीन रिटन ओवर द सिग्नेचर। ठीक है, जैसे कि अपन साइन करके लिए पीछे प्रष्टांकन कर देते हैं, तो वो सेम ही मीनिंग उसका एंडोर्समेंट का है। ठीक है, 9 है फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली का मतलब होता है मीन्स डूइंग एनीथिंग विच विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड और नॉट अदरवाइज। उसका सीधा सीधा आशय किसी को धोखा देने का है, नॉट अदरवाइज। ठीक है, वो फ्रॉडुलेंटली कहलाता है, धोखा देने का आशय। ठीक है, और 10 है जेंडर। ठीक है, जेंडर न्यू है। ठीक है, पूछी जा जो भी न्यू है इसके अंदर डेफिनेशन। ठीक है, जो भी वर्ड्स न्यू है वो उन पर फोकस्ड ज़्यादा है एग्जामिनेशन पर्पज से। तो 10 है जेंडर। जेंडर का मतलब है द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। ठीक है, इसके अंदर मेल फीमेल, पहले मेल और फीमेल होता था आईपीसी के अंदर, अब ट्रांसजेंडर को भी ऐड किया गया है। क्यों? क्योंकि ट्रांसजेंडर को लेकर भी हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे कानून वगैरह ऐसे कुछ बने हैं। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड करने का मेन पर्पस ये रहा है बीएनएस के अंदर भी। एक्सप्लेनेशन इसका कहता है ट्रांसजेंडर है कौन? ट्रांसजेंडर वो लोग हैं जो क्लोज के सेक्शन 2 ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 का जो बना हुआ है ये एक्ट, उसके अंदर क्लोज के अंदर जो डिफाइन किए गए हैं वो ट्रांसजेंडर यहाँ पर ट्रांसजेंडर माने जाएंगे। ठीक है, 11 है गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब होता है नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर और इंटेंशन। मतलब ऐसा कोई भी कार्य जो बिना सावधानी के अगर किया गया है, ठीक है, तो उसे गुड फेथ में किया हुआ कार्य नहीं माना जाएगा। ये डेफिनेशन उल्टी है, मतलब कोई भी कार्य अगर सावधानी पूर्वक किया जाता है उसी को ही अपन गुड फेथ मानते हैं। ठीक है, उसके बाद है 12 गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में स्टेट और सेंटर दो गवर्नमेंट आएगी, सेक्शन 17 ऑफ आईपीसी और क्लोज 12 ऑफ बीएनएस। 13 है हार्बर। हार्बर क्या होता है? सप्लाइंग, इंक्लूड सप्लाइंग। हार्बर का सीधा सा मतलब है सहायता करना। ठीक है, तो इंक्लूड्स सप्लाइंग अ पर्सन विथ शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोज। मतलब आपने उसको रहने के लिए घर दिया, छत दी, खाना दिया, पीने के लिए पानी या कुछ भी पदार्थ, पेय पदार्थ दिए, या मनी आपने पैसा दिया, पहनने को कपड़े दिए, आर्म्स हथियार वगैरह दिए, एम्यूनिशन वही आर्म्स और एम्यूनिशन हथियार वगैरह दिए, और मीन्स ऑफ कन्वीनियंस आपने आने जाने का कोई साधन आपने उसको प्रोवाइड करवाया। ठीक है, गाड़ी घोड़ा वगैरह जो भी है, और द असिस्टिंग ऑफ ए पर्सन एनी मीन्स, और किसी भी इन तरीक़ों से या और किसी तरीक़ों से आपने उस पर्सन के असिस्ट की, वेदर ऑफ द सेम काइंड और दोज न्यूमरेटेड इन दिस क्लोज। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली इतनी ही चीज़ों से आपने सहायता की, इसके अलावा भी आपने उस व्यक्ति की सहायता की।
टू इवेट एप्रीहेंशन मतलब भागने से बचाने के लिए, ठीक है, कि उसको उसको छुपाने के लिए और उसको भगाने में आपने सहायता की, ठीक है, तो वो हार्बर है, ठीक है। ये सेक्शन 52A होता था इसका। इसमें वाइफ अगर हार्बर कर रही है तो वो इंक्लूड नहीं होता था, ठीक है, पनिशमेंट नहीं मिलती थी, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन क्लोज 14 इंजरी। इंजरी क्या होती है? मीन्स एनी हार्म वेदर whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation और property। इंजरी चार चीज़ों की होती है, पहला बॉडी, दूसरा माइंड, तीसरा मनी, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। अगर इन चार चीज़ों की अगर किसी पर्सन को किसी एनी अदर पर्सन की वजह से हानि होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, नुकसान पहुंचता है, तो वो इंजरी की कैटेगरी में आता है। ये क्लोज 14 था और पहले सेक्शन 44 था आईपीसी का, ठीक है। उसके बाद है क्लोज 15 इलीगल और लीगली बाउंड टू डू। इलीगल अवैध है होता है जो, और लीगली जो आप करने के लिए बाध्य हो कानून द्वारा, ठीक है। तो पहला है इलीगल। इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज ऑफेंस, ठीक है, जो भी अपराध है वो सारे इलीगल है, ठीक है। व्हाट इज विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है, जिसको कानून ने सख्त रूप से मना ही कर रखा है कि ये ऐसा आप करोगे तो ये अपराध है, ठीक है। और विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर ए सिविल एक्शन, और आपके ऊपर सिविल एक्शन लेने का कोई ग्राउंड पैदा करता है, कोई कारण पैदा करता है। तो तीन चीज़ें हो गई, ऑफेंस हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो और सिविल एक्शन लेने का ग्राउंड हो। वो तो क्या होते हैं, इलीगल की कैटेगरी में आते हैं। और लीगली बाउंड टू डू वॉट एवर इज इलीगल हिम इन हिम टू ओमिट, जो मतलब है इलीगल, ये भी डेफिनेशन उल्टी है, मतलब जो कार्य करने के लिए वे आबद्ध है, ठीक है, तो वो इलीगली बाउंड टू डू है। मतलब जिसका इलीगल की भूल करना ही उसके लिए क्या है, लीगली बाउंड टू डू है। मतलब इलीगल कार्य वो ना करे, उनकी भूल करे और उनको अपने से दूर रखे, ठीक है। तो ये हो गया इलीगल और लीगली बाउंड टू डू, जो पहले आईपीसी में 43 हुआ करता था। इन जो सेक्शन में कोई चेंज नहीं है, दो तीन बीच में न्यू ऐड हुए थे, जैसे जेंडर, कोर्ट और क्या बोलते हैं चाइल्ड की डेफिनेशन, तो ये नए ऐड हुए थे। उसके बाद है सेक्शन क्लोज 16 जजेस, ठीक है। सेक्शन सेक्शन बोलने की आदत पड़ रखी है। क्लोज 16 जजेस। जज का मतलब क्या होता है, मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज ए जज, जो कुर्सी पर एज ए जज बैठा है वो, ठीक है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। एंड इंक्लूड्स अ पर्सन, ठीक है, इंक्लूड्स अ पर्सन, पहला क्या है, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है। लीगल प्रोसीडिंग 2M BNSS में बता रखा है। लीगल प्रोसीडिंग क्या होती है, ऐसी प्रोसीडिंग जो ओथ में होती है कोर्ट और मजिस्ट्रेट के समक्ष, ठीक है, वो लीगल प्रोसीडिंग होती है, ठीक है। हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल अ डेफिनेटिव जजमेंट। डेफिनेटिव जजमेंट होना चाहिए, मतलब एक पूरा का पूरा, जैसे डेफिनेटिव जजमेंट वो होते हैं जैसे ओपन कोर्ट में देना, पूरा जैसे उसमें पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया है,